गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब फिर हाजिर हैं आपके लिए समास के नेक्स्ट वीडियो को लेकर। समास में अपने अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास खत्म हो गए थे। अब तीसरा समास आ रहा है बहुब्रीहि। देखो कैसे लिखते हैं, बहुब्री। ब्री के ऊपर छोटी नहीं है, आपको देखो ब्री बड़ी मात्रा है, ही के ऊपर छोटी मात्रा है, तो बहुब्री समास। इस समास में पूर्व पद यानी कि समास आपको पहले बताया, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने पर समास बनता है। एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। तो पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद जो होता है उत्तर पद कहलाता है। तो इस समास में पूर्व पद दशानन में पूर्व पद दस और आनन, पूर्व पद और उत्तर पद। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गुण होते हैं, कोई भी प्रमुख नहीं होगा, बल्कि प्रमुख क्या होगा, इसके आधार पर एक जो तीसरा ही अर्थ निकलता है वो प्रधान होगा। अब देखते हैं कौन सा तीसरा अर्थ निकलता है। दस आनन, दस सिर, दस आनन है जिसके, तो दस आनन है जिसके, यहाँ पे ना तो दस का अर्थ निकला ना आनन का अर्थ निकला, बल्कि इसका अर्थ कुछ और ही निकला, वो है रावण। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, ना तो नीला और ना कंठ, ये कोई अर्थ नहीं निकला, अलग से एक नया अर्थ निकला शिव। नीलकंठ, एक या तो नील का अर्थ निकलना चाहिए था या कंठ का अर्थ निकलना चाहिए था, ना तो नील का अर्थ निकल आ रहा है ना यहाँ पे कंठ का अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे एक नया ही अर्थ आ गया शिव। गज धन आनन, गज का मतलब हाथी, आनन मतलब सिर, हाथी का सिर, तो गज के समान आनन वाले। तो गज के समान आनन वाले कौन होते हैं? गणेश होते हैं। तो यहाँ नाम गणेश दे दिया, गज के समान आनंद, तो एक नए अर्थ निकल गया गणेश। त्रिलोचन, तीन नेत्र हैं जिसके, त्रिलोचन तीन नेत्र हैं जिसके वो शिव। चतुर्भुज, चतुर और भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वो कौन है? विष्णु। तब आप समझ गए होंगे कि वह समाज जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद कोई भी प्रमुख नहीं हो और इसके आधार पर ही इसका एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, वह अर्थ विशेष होता है। और वही विशेष अर्थ क्या कहलाता है? बहुब्री समास। समझ गए होंगे आप बहुब्री समास के बारे में, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है समास। तो चौथा है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास में जो समस्त पद ये भी समस्त पद दोनों शब्द जो मिल जाते हैं तो बाद में समस्त पद कहलाते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े, यहाँ पे रात भी प्रधान, दिन भी प्रधान, आगे पीछे यानी कि आगे का पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, और अगर योजक चिन्ह द्वारा जुड़ते हैं, जो बीच में जो चिन्ह लगा है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, जोड़ने का काम करता है। और विग्रह करते समय इनके बीच में या तो और लगा दो, अथवा लगा दो, एवं लगा दो, कुछ भी लगा दो। रात एवं दिन भी बोल सकते हैं, रात और दिन बोल सकते हैं, रात अथवा दिन बोल सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण पड़े यहाँ पे, मैं का लंबा वीडियो बन जाएगा तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एक अंतिम देख लेते हैं, जन्म मरण। जन्म और मरण के बीच में योजक चिन्ह लगा है, जन्म और मरण, यानी कि दो ऐसे शब्द जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों प्रमुख होते हैं, आगे और पीछे वाला पूर्व पद और उत्तर पद, तो उस वहाँ पे और अथवा या का प्रयोग होता है, एवं आदि भी लगते, एवं भी लगता है। तो इस प्रकार का समास द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, तो आप तो बहुत ईजी वे में पढ़ लें और समास आपके 4 नंबर का आएगा। तब देख लेते हैं द्विगु समास। अब देखो द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा शब्द समूहवाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाचक, अष्ट संख्यावाचक है, सप्त संख्यावाचक है, सप्त 100 होता है, सात सप्त मतलब 700, और षड मतलब 6 और चौ मतलब 4। तो यहाँ पे पहला पद जो है आपका संख्यावाचक है, दूसरा पद समूहवाची है। देख लो, अध्यायों का समूह है, दिनों का समूह है, 100 पदों का समूह है, तो दूसरा पद क्या समूहवाची है, और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये तो फिक्स है आपके, ये तो क्या होते हैं, ये तो संख्यावाचक होते हैं, और जो दूसरा है वो समूहवाचक होते हैं, और वही प्रधान होता है। तो यहाँ पर द्विगु समास कहलाता है। तो इनके जो अर्थ हैं, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी के मतलब जो अर्थ होते हैं वो आप देख लो, 7 दिनों का समूह, 700 मतलब 700 पदों का समूह, पद्यों का समूह सॉरी, और यहाँ पे 6 रसों का समूह, षड्रस है, और चौपाया, चौमाहा बोल दो, चौपाया बोल दो, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो मैंने आपके लिए प्रमुख उदाहरण लिए हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो और आपको समझ भी आसानी से आ जाए। अब छठा समास ले लेते हैं, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिस समास में पहला और दूसरा पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, या तो विशेषण विशेष का संबंध बता दो या उपमान उपमेय का संबंध बता दो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। कैसे विशेषण विशेष के संबंध, उपमान उपमेय ये एक ही हैं सारे, देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो महापुरुष, पहला क्या शब्द, पहला महान कौन होता है? तो महान विशेषण है, पीत विशेषण है, प्राण विशेषण है, चंद्र विशेषण है, और चरण क्या है? चंद्र क्या है आपका? विशेषण है, कमल यहाँ पे विशेषण हो गया,
चरण क्या है, किसकी तुलना की जा रही, जिसकी तुलना की जाती है वो विशेष्य होता है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पे चरण की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे चंद्रमुख में किसकी विशेषता बताई जा रही है, मुख की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष्य क्या होगा, मुख होगा। तो उसी प्रकार आप देख लो कि मान है जो पुरुष, पीला है जो अंबर, प्रिय है जो पाणों को, चंद्रमा के समान मुख, कमल रूपी चरण। तो ये सारे उदाहरण हो गए, चाहे इनको विशेषण विशेष्य कह दो या उपमान उपमेय कह दो। तो उपमान उपमेय का देख लेते हैं एक बार। उपमान चंद्रमुख, चरण कमल। अब चंद्रमुख में देख लेते हैं, उपमा किससे दी गई है, चंद्रमा से उपमा दी गई है। तो उपमान ये है उपमेय जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो चरण कमल, अब चरण कमल में तुलना किससे की गई है, चरणों की तुलना कमल से की गई। तो उपमान क्या है यहाँ पे, कमल। तो उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, तो चरणों की। समझ आ रही है आपको, ठीक है। और विद्याधन, देहलता। विद्याधन क्या हुआ, विद्या रूपी धन, देहलता, देह रूपी लता। अब देहलता में देखते हैं, देह रूपी लता। लता किसके समान है, देह। देह किसके समान है, लता के समान, पतली। देह लता, देह रूपी लता। तो यहाँ देह की तुलना किससे की गई है, लता से की गई। तो जिससे तुलना की जाती है, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। तो तुलना किससे की जा रही है, लता। तो यहाँ उपमान क्या है, लता। और तुलना किसकी की जा रही है, देह की। तो देह क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो इस प्रकार हमारे सारे समास खत्म हो चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो मेरे से आप स्कूल में आप और बात कर सकते हैं।